एक सुंदरपुर नाम के गांव में शारदा अपने दोनों बच्चों के साथ रहा करती थी। शारदा का पति गुजर जाने के बाद शारदा ने अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की थी। शारदा का बड़ा बेटा संजय शहर में नौकरी किया करता था। वो हर महीने पैसे अपनी माँ और बहन को भेजा करता था। रमा कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो बहुत होशियार थी। एक दिन संजय एक लड़की को अपनी माँ से मिलवाने के लिए गांव लेकर आया। माँ, तुम कहाँ हो? अरे संजय, अचानक कैसे आना हुआ? और ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है बेटा? माँ, ये सरला है। मैं और सरला एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक दूसरे को हम बहुत पसंद करते हैं माँ, इसलिए हम जल्द ही शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, मुझे ये शादी मंजूर है। ऐसा कहकर संजय और सरला ने शारदा का आशीर्वाद लिया। तभी शारदा सभी के लिए खाना बनाती है और सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी सरला संजय से, संजय, ये क्या खाना है? हमारे घरों में कितना अच्छा खाना होता है। गाँव में ऐसा ही खाना बनता है सरला। मुझे तो ऐसा खाना गले के नीचे ही नहीं उतर रहा। तुम खाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। संजय भी थोड़ा बहुत खाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। सरला और संजय उसी दिन शहर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही दिनों में सरला और संजय शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में उसकी माँ और बहन भी शामिल होते हैं, मगर सरला को वो गरीब होने के कारण पसंद नहीं आते। थोड़े दिनों बाद शारदा अपनी बेटी रमा के साथ अपने गांव चली आती है। गांव जाते ही शारदा काम करने लग जाती है। तभी गांव का एक आदमी शारदा से, अरे शारदा बहन, अब तो तुम्हारे बेटे की शादी भी हो गई है। बेटा और बहू दोनों भी कमाते हैं, फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? भाई साहब, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकूंगी। हाँ बहन, हमारी जिम्मेदारियां कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसा कहकर हरिया वहां से चला जाता है। अब शारदा लोगों के यहाँ मजदूरी करके कुछ पैसे रमा की शादी के लिए जमा कर रही थी। ऐसे में ही एक दिन शारदा को बहुत तेज बुखार आता है। शारदा का बुखार इतना होता है कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। अस्पताल में भर्ती करवाने की वजह से अस्पताल का बिल बहुत आया। ये देख रमा बहुत चिंता में पड़ जाती है। तभी रमा संजय को फोन करती है तो सरला फोन उठाती है। हेलो भैया, मैं रमा बोल रही हूँ। मैं सरला बोल रही हूँ। रमा, कहो, कैसे फोन किया था? भाभी, माँ को बहुत तेज बुखार है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। अगर आप भैया को बताएगी तो वो मेरी कुछ मदद कर देंगे। यहाँ तुम्हें क्या धर्मशाला दिखाई दे रही है क्या? जब चाहा तब फोन करके पैसे मांग रही हो। मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था भाभी, मुझे सब पता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। आइंदा से यहाँ फोन मत करना। ठीक है भाभी। ऐसा कहकर सरला फोन रख देती है और रमा को मन ही मन बहुत कोसती है। इधर रमा अपने माँ का इलाज उसके जमा किए हुए पैसों से करती है। अब कुछ दिनों बाद शारदा ठीक होकर घर वापस आ जाती है। तब उन दोनों के पास थोड़े पैसे थे। उसमें से रमा ने घर का थोड़ा सामान लाया और खाना बनाने लगी। तभी रमा खुद ही मन में, अब माँ ने और काम किया तो माँ और बीमार पड़ सकती है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रमा कुछ करने का सोचती है। तभी उसकी सहेली शमा वहाँ आ जाती है। शमा रमा से, रमा, इतना क्या सोच रही हो कि मैं घर में आई और तुम्हें पता भी नहीं चला? मुझे कुछ काम करना है शमा। माँ से अब काम नहीं होगा और मैं उन्हें कुछ करने भी नहीं दूंगी। रमा, तुम रोटियां कितनी अच्छी बनाती हो, क्यों ना तुम रोटियां बनाकर बेचो? हाँ शमा, तुम सच कह रही हो। मैं रोटियां बनाकर बेचूंगी तो मुझे अच्छे दाम मिलेंगे। रमा अगले दिन बाजार में गर्मा गर्म रोटी बनाकर बेचने लगती है। कुछ लोग रोटियों की खुशबू सूंघ वहाँ आते हैं। तभी रमा लोगों से, आओ आओ, गर्मा गर्म रोटी ले लो, गरम और ताज़ी रोटी ले लो। रमा ऐसे कह रही थी। तभी रमा के पास उसकी दोस्त सोनाली आ जाती है। सोनाली रमा से, रमा, तुम ऐसे रोटियां बनाकर बेच क्यों रही हो? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज से मैं ये काम करूंगी, रोटियां बनाकर बेचूंगी। ये अच्छा विचार है रमा, मुझे 2 रोटियां दे दो। हाँ, अभी देती हूँ। ऐसा कहकर रमा सोनाली को 2 रोटियां देती है। सोनाली रमा को 15 रुपए दे देती है। उसकी रोटी की खुशबू सूंघ बहुत से लोग उसके दुकान पर आते हैं और रोटी खरीदना शुरू करते हैं। रमा की रोटियां इतनी मुलायम होती है कि लोग उसकी रोटियां खरीद लेते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे।
अब रमा बहुत मेहनत करके रोटियां बनाती और बाजार में बेचा करती थी। एक दिन बड़े होटल का मालिक रमा के पास आकर, क्या आप ही हो रोटी बनाने वाली रमा? हाँ, मैं ही हूँ रमा, कहिए क्या काम था? जी मेरा होटल है, मैं आपको रोटियों की ऑर्डर देने आया हूँ। क्या आप मेरा ऑर्डर पूरा करके देगी? कितनी रोटियां चाहिए आपको हर रोज के लिए? मुझे 100 रोटियां सुबह और 100 रोटियां शाम को चाहिए। क्या आप ये ऑर्डर दे पाएंगी? हाँ, मैं सुबह और शाम रोटियां आपको पहुंचा दूंगी। आप मुझे आपका होटल का पता दे दीजिए। ये लीजिए मेरा कार्ड, कल से आप रोटियां लेकर आना। ठीक है साहब, धन्यवाद। ऐसा कहकर होटल मालिक वहां से चला जाता है। रमा घर जाते ही ये खुशखबरी अपने माँ को सुनाती है। माँ, मुझे आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। एक होटल मालिक ने मुझे रोटियां बनाने की ऑर्डर दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। सच में रमा, ये तो बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मैं जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ। मुझे सुबह और शाम रोटियां भी बनानी है। हाँ रमा, चलो मैं भी तुम्हें मदद कर देती हूँ। ऐसा कहकर शारदा रमा के साथ सब काम जल्दी जल्दी खत्म कर डालती है। अगले दिन रमा जल्दी उठकर 100 रोटियां बनाती है और होटल में जाकर डिलीवरी देकर आती है। उसकी रोटियां खाकर ग्राहक बड़े खुश होते हैं। तब से रमा की रोटियां बहुत अच्छी तरह से बेची जाने लगी थी। अब रमा को एक होटल के साथ साथ बहुत सारे ऑर्डर आने लगे थे। रमा खुद का काम बहुत अच्छी तरह से करने लगी थी। उसका काम देखकर ग्राहक बहुत खुश थे। अब रमा की आर्थिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी हो गई थी। रमा ने अपने साथ गांव की कुछ औरतों को काम में शामिल कर लिया था और उनके साथ काम करके अपनी डिलीवरी पूरी किया करती थी। रमा की रोटियां अब बहुत फेमस बन गई थी। उसकी वजह से रमा ने उसका बिजनेस ऑनलाइन भी कर दिया था। रमा को अब काम से बहुत पैसे मिल रहे थे। अब रमा ने घर के साथ साथ लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी थी। लोगों को रोजगार दिलवाया था। उसके नाम के चर्चे अब गांव-गांव में जाने लगे थे। एक दिन रमा का भाई संजय को ये सारी बातें पता चलती है। वो रमा और अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से, माँ, मुझे रमा की तरक्की देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ संजय, मेरी रमा ने अपना फर्ज तो निभाया, साथ में खुद भी अपने पैरों पर खड़ी रही है। हाँ माँ, उसने खुद से ही सब किया है। तुम तो तुम्हारी जिम्मेदारियां भूल गए थे संजय, मगर मेरी रमा अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूली। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस लिए आए हो यहाँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं मेरी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें माफी मांगनी है तो मेरी नहीं, अपनी बहन की मांगो। ऐसा कहकर शारदा वहां से चली जाती है। संजय रमा के पास आकर, रमा, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया, मुझे जब जरूरत थी तब आप मेरे काम नहीं आए। आज मेरी परिस्थिति अच्छी देखी तो आपको आपकी गलती का एहसास हुआ। रमा, मुझे सच में माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है भैया, मैंने आपको माफ कर दिया। आज से आप माँ का दिल कभी नहीं दुखाओगे। हाँ रमा, हम दोनों माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। रमा, तुमने मुझे माफ तो किया ना? हाँ भैया। ऐसा कहकर संजय और रमा गले लग जाते हैं। ये सब देख शारदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रमा का बिजनेस भी अच्छी तरह से चलने लगा था। रमा अपने काम के दम पर करोड़पति बन गई थी और उसकी तरक्की देख गांव की लड़कियां प्रेरित हो रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम को लगन से करना चाहिए। मेहनत करने वाला हमेशा सफल होता है, इसीलिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए। श्यामपुर नाम के गांव में राजू और सोना नाम के भाई बहन रहा करते थे। उनके माता पिता वो छोटे थे तभी चल बसे। तब से राजू और सोना अनाथ की जिंदगी जी रहे थे। राजू सोना का अच्छी तरह से ख्याल रखा करता था, मगर उनके माता पिता बहुत गरीब होने के कारण उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। इसीलिए राजू अपनी बहन के साथ फुटपाथ पर रहा करता था। राजू हर रोज कुछ न कुछ काम करके उन दोनों का पेट भरा करता था। एक दिन राजू गाड़ी साफ कर रहा था, तभी गाड़ी का मालिक, अरे ये कैसी गाड़ी साफ की है तुमने? ऐसी करते हैं क्या गाड़ी साफ? मालिक, मैं फिर से कर देता हूँ। मुझे जल्दी जाना है, अब मत करो। ये लो 2 रुपए। मालिक, सिर्फ 2 ही रुपए, थोड़े ज्यादा मिल जाते तो अच्छा होता। जैसे गाड़ी साफ की है ना, पैसे भी वैसे ही मिलेंगे, समझे? चलो अब जाओ यहाँ से।
ऐसा कहकर गाड़ी का मालिक गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। राजू वो रुपए देख मन में मैं अब इन रुपयों से खाना कैसे खरीदूंगा? मुझे और कुछ काम ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो सोना और मैं हर दिन भूखे रह जाएंगे। ऐसा सोचकर राजू दूसरा काम ढूंढने चला जाता है। उसे जाते समय एक होटल दिखाई देता है। वो उस होटल के पास जाकर मालिक, मुझे कुछ काम हो तो दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे यहाँ तो अभी के लिए कुछ काम नहीं है। हाँ, कुछ बर्तन है साफ करने के, तुम चाहो तो वो कर सकते हो। मैं तुम्हें उसके 20 रुपए दूंगा। ठीक है मालिक, मैं अभी कर देता हूँ। ऐसा कहकर राजू बर्तन साफ करने बैठ जाता है। उसके साथ सोना भी थी। दोनों भाई बहन मिलकर जल्दी जल्दी सब बर्तन साफ कर देते हैं। अब उस होटल के मालिक ने राजू को 20 रुपए दिए और राजू से कहा, बच्चों, आज होटल में बहुत सारा खाना बचा है, अगर तुम चाहो तो वो खाना खा सकते हो। ये सुन राजू और सोना बहुत खुश हो जाते हैं। राजू होटल मालिक से, मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हम इतने दिनों बाद भरपेट खाना खाएंगे। जाओ बच्चों, वहां से खाना ले लो और पेट भर के खाओ। जी मालिक। ऐसा कहकर राजू और सोना खाना खाने चले जाते हैं। खाने के अच्छे पकवान देखकर राजू और सोना पेट भर के खाना खाते हैं। कुछ समय बाद दोनों भाई बहन वहां से चले जाते हैं। अब राजू और सोना कभी होटल में तो कभी रास्ते में जो भी काम मिले वो काम किया कर लेते थे। एक दिन राजू को एक आदमी ने बुलाकर उसका बोझा उठाने के लिए कहा। तभी राजू उस आदमी के साथ चला गया। ये सारी बैग उठाकर वहां स्टेशन पर लेकर जाना है, क्या तुम उठा पाओगे? हाँ साहब, मैं उठा लूंगा। राजू सारी बैग्स उठाकर स्टेशन की ओर चला जाता है। वो आदमी भी उसके पीछे स्टेशन की ओर आता है। तभी दोपहर हो जाती है। राजू बैग्स रख के उस आदमी से, साहब, ये आपका सामान मैंने यहाँ रख दिया है। ये लो तुम्हारे पैसे। जी धन्यवाद साहब। राजू पैसे लेकर वहां से चला जाता है। तभी उसे स्टेशन पर एक कपल दिखाई देता है। उनके पास एक बच्ची थी। वो कुछ खाने के लिए जिद कर रही थी। उस औरत ने उस बच्ची का हट पूरा करने के लिए उसे खाने की चीजें दिला दी और जो चीजें हाथ में थी उसे फेंक दिया। उसे देख राजू, जिसको भूख लगी है उसे भगवान नहीं देता, और जिसके पास बहुत सारा है उसे उसकी कदर नहीं होती। ऐसा मन में सोच राजू वहां से चला जाता है। तभी उसे उसकी बहन सोना की याद आती है और वो अपनी बहन के लिए कुछ खाने के लिए चीजें खरीदता है और जाने के लिए निकलता है। सामने से एक बड़ी गाड़ी बहुत जोर से आती है और फुटपाथ पे खड़े राजू से टकराती है। राजू जोर से टकराने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अस्पताल में होता है। वो देखता है कि उसके पास कोई सूरज नाम का आदमी खड़ा था। राजू उस आदमी से, मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरे ऊपर एक गाड़ी बहुत तेजी से आई और मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर मैं यहाँ अस्पताल में कैसे आया? वो गाड़ी मेरी ही थी, मेरी वजह से ही तुम्हारी ये हालत हुई है। मैं अस्पताल का बिल भर दूंगा, तुम चिंता मत करो। और मेरी बहन कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें आज डिस्चार्ज मिल जाएगा, तब तुम घर जा सकते हो। मेरे पैर को क्या हुआ है? एक्सीडेंट में तुम्हारा पैर चला गया है, अब तुम बैसाखी के सहारे ही चल सकते हो राजू। ये सुन राजू जोर जोर से रोने लगा। तभी सूरज राजू से, बेटे, तुम पहले रोना बंद करो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? हमारा कोई घर नहीं है साहब। फिर तुम कहाँ रहते हो? हम तो फुटपाथ पर ही रहते हैं साहब। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी बहन के पास तुम्हें छोड़ देता हूँ। राजू उस आदमी के साथ चला जाता है। राजू को पता था कि उसकी बहन कहाँ होगी। वो सूरज से, साहब, आप मुझे उस मंदिर में छोड़ दीजिए, मेरी बहन वहाँ होगी। ठीक है। ऐसा कहकर सूरज राजू को मंदिर के यहाँ छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। सोना राजू को अपाहिज देख बहुत रोने लगती है और राजू से, भैया, हमेशा गरीबों के साथ ही अन्याय क्यों होता है? आज तुमने जो गुनाह किया नहीं, उसकी सजा तुम्हें मिली है। ऐसा कहकर सोना बहुत रोने लगती है। तभी राजू सोना से, सोना, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चलो, हम वहाँ बैठकर कुछ खाना खाते हैं। सोना और राजू एक जगह बैठ जाते हैं और कुछ खाना खा लेते हैं। अब राजू सोना से, सोना, देखो, अब मुझसे कुछ काम नहीं हो पाएगा, तो हम इस मंदिर के बाहर भीख मांगा करेंगे, जिससे अभी के लिए हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। ठीक है भैया। अब राजू और सोना
मंदिर में उस दिन से भीख मांगते थे। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। कोई उन्हें पैसे देता था तो कोई उन्हें खाने की चीजें दिया करता था। ये देख राजू और सोना खुश हुआ करते थे। अब ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी और उसमें से एक औरत बाहर आई। वो मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत मंदिर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी नजर राजू और सोना पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो अपने बैग में से रोटी निकालकर उनके सामने फेंकती है। तभी सोना गुस्से में उस औरत से, मैडम, आपको रोटी देनी है तो हाथ में दो, ऐसे फेंको मत, इससे रोटी खाने के काम की नहीं रहेगी। ए भिकारन, मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे लगा तो मैं हाथ में दूंगी वरना फेंक दूंगी, समझी? मैडम जी, इतना घमंड अच्छा नहीं है। तू मुझे समझाएगी कि किसे घमंड है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतनी सी है मगर मुझे सिखा रही है। ऐसा कहकर वो औरत सोना को मारने लगी। तभी सोना, मुझे मत मारिए मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे जबान लड़ाती है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर औरत उसे बहुत मारने लगी। तभी राजू उनके बीच में आ जाता है और राजू उस औरत से, मैडम, उसे मत मारिए, उसने कुछ नहीं किया। उसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम मुझे समझदार लग रहे हो। मैडम, आप उसे छोड़ दीजिए। तभी उस औरत ने सोना को छोड़ दिया। तभी राजू उस औरत से, मैडम, हम गरीब हैं, मगर आप हमें ऐसा कुछ भी मत कहिए। वो रोटी अपने जमीन पर फेंक दी इसलिए मेरी बहन ने आपसे कहा, वरना वो किसके मुंह नहीं लगती। इसे बोलने का तरीका ही नहीं है। मैडम, आपकी जो ये कार है ना, इस कार के मालिक ने मेरे शरीर पर गाड़ी चलाकर मुझे अपाहिज बना दिया और आज मैं काम करने के काबिल नहीं रहा, और आप हमसे ही कह रही है। औरत उसकी बातें सुन चुप हो जाती है और उसे उसकी गलती का एहसास होता है। और वो औरत राजू से, राजू, मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनके हाथों एक गरीब बच्चे की टांगे चली गई। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मगर तुम मुझे आज मिल रहे हो। मैं अपने पति के पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहाँ हमेशा के लिए रहो। मैडम, आप इस बात को जानती हैं और आपको हमारी दया आई, यही बहुत है मेरे लिए। ऐसा कहकर राजू और सोना वहां से जाने के लिए निकलते हैं। तभी औरत उन दोनों से, बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया। कृपया मुझे माफ कर दो और मेरे साथ मेरे घर चलो। आप माफी मत मांगिए मैडम, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। ऐसा कहकर राजू और सोना एक दूसरे की ओर देखते हैं और उस औरत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। औरत उन्हें लेकर अपने घर चली आती है। अब दोनों उस घर में बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो औरत भी उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला करती थी। ये देख राजू और सोना बहुत खुश थे। गरीब की भूख बहुत अलग होती है, वैसे ही अमीर लोगों की भूख अलग होती है। उनके पास पर्याप्त भोजन होने के कारण वो फेंक देते हैं, मगर गरीब को अगर भूख लगे तो उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इसी वजह से गरीब और अमीर लोगों की भूख अलग अलग होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीब होने के कारण किसी को भी जानबूझकर तकलीफ नहीं देनी चाहिए। गरीबों की हमेशा सहायता करनी चाहिए।